सर जो मेरी कल क्लास मिस हो गई, आप उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूँ। थैंक यू सर। जो आज हम क्वेश्चन मैंने 2 बोले थे आपको करने के लिए, कौन-कौन से 2 क्वेश्चन्स थे अगर किसी को याद है तो? सर सर एक तो असाइलम असाइलम था असाइलम था और 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 सॉरी टेरिटोरियल टेरिटोरियल सोवेरेनिटी। टेरिटोरियल सोवेरेनिटी और असाइलम, यही 2 क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कराने के लिए। तो पहले हम टेरिटोरियल सोवेरेनिटी ले लेते हैं। तो जैसे वर्ड से हमारा है, टेरिटोरियल सोवेरेनिटी का मीनिंग क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा आज तक, तो क्या पढ़ा आपने इसके अंदर? फिर उस पे हुक्म चलाना, मतलब अपनी टेरिटरी पे जो उनसे अपनी मर्जी हुकूमत। हुकूमत हम्म, चलानी है। ठीक है। और कुछ? टेरिटोरियल मतलब सोवेरेनिटी एक राज्य का अपने राज्य पर अधिकार होना। मतलब पूरा कंट्रोल आपके पास है, सब कुछ आप कर सकते हैं उस राज्य की राजनीतिक सीमा के अंदर अंदर, जब उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर हर चीज़ का लॉ एंड ऑर्डर आपका चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, जिसे कहते हैं लोग सोवेनिटी, ये सोवेनिटी है। अब इंटरनेशनल लॉ के साथ एक चीज़ हमेशा से बोली जाती है, या कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, कि जो इंटरनेशनल लॉ है अगर वो एप्लीकेबल होगा तो हमारा जो अपना लॉ है वो कहाँ जाएगा? मतलब वो क्या इंटरनेशनल लॉ हमारे लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में, या फिर दोनों ही लॉ जो हैं वो साथ चलेंगे? तो ये जो है टेरिटोरियल के कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियल सोवेरेनिटी, उसको जन्म देता है या उसके कारण ये पैदा होता है, ये अस्तित्व में आता है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टेरिटोरियल सोवेरेनिटी है क्या। तो ये टेरिटोरियल सोवेरेनिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट रिकॉग्नाइज अ स्टेट एक्सक्लूसिव अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी। तो एक स्टेट जो है, एक देश जो है, उसकी जो राजनीतिक सीमा है उस पर उसका जो एकाधिकार है, एकाधिकार कहते हैं मतलब कि केवल उसी का अधिकार है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के मैप की बात करें, जो हमारा इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, राजनीतिक सीमाएं जो हैं, जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखता है जिसमें समुद्र वगैरह सब शामिल है, तो उसके अंदर जो लॉ है सिर्फ इंडिया का चल रहा है। अगर उसके अंदर पाकिस्तान का भी लॉज चलने लगे, श्रीलंका का भी चलने लगे, तो वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर वो सोवरेन कंट्री कोई है ही नहीं, क्योंकि सोवरेन कंट्री में केवल उसी का लॉ चलता है। जैसे पहले हमारे पास ब्रिटिश का शासन था, तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। तो उसमें क्या होता था कि लॉज जो होते थे ब्रिटिशर्स के चलते थे, हमारे लॉ नहीं चलते थे। मतलब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, इंडिया है, लेकिन इंडियन लोगों का ना होकर यहाँ पे किसका चलता था? ब्रिटिशर्स का चलता था सब कुछ। अगला है इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी कंट्रोल होता है कंट्री के ऊपर, वो सारा उस सोवरेन कंट्री का होता है, उस देश का होता है जिसका, जैसे इंडिया है तो इंडिया का ही कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। जुरिडिक्शन विद इट्स बॉर्डर्स इंक्लूड्स including the power to make and enforce laws, collect taxes, regulate commerce and maintain the order। तो जो ये जुरिडिक्शंस है, यहाँ पे जितने भी लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, वो इंडिया के रहेंगे, मतलब उसी कंट्री के रहेंगे जिसके टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ अगर इन्फोर्स करना है तो वो सोवरेन कंट्री करेगी जिसकी सोवरेनिटी है। कलेक्ट टैक्सेस भी उसे ही करना पड़ेगा। रेगुलेट कॉमर्स, जो व्यापार है इंटरनेशनल, जो हमारे ट्रेडिंग है या नेशनल ट्रेडिंग जो है, देश के अंदर जो भी व्यापार होता है वो सारा उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका मेंटेन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को मेंटेन करने का काम भी उसी का रहेगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो उसको। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो किसी ने भी अगर इसकी परिभाषा पढ़ी है तो एक बार मुझे बताएं क्या परिभाषा है इसकी, टेरिटोरियल सोवेरेनिटी की क्या डेफिनेशन है? Sir, it refers to a state's exclusive right and control over its territory, both land and maritime. It is a core principle of statehood and is enshrined in United Nations Charter also, which recognizes the sovereign equality of states and principle of non-interference in their internal affairs. तो इसका आप मीनिंग जो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है वो एक स्टेट के एक्सक्लूसिव पावर को बता रही है, राइट ऑफ कंट्रोल को बता रही है, कि उस देश के अंदर उसका ही सारा कंट्रोल है, जो भी लैंड है, जो भी सी बीचेस हैं, मैरिन है, और जो भी टेरिटरी है वो सारा कंट्रोल किसका है? उस सोवरेन कंट्री का है जिसके टेरिटोरियल वो बाउंड्रीज हैं।
तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो है, राजनीतिक सीमाएं जो हैं, वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को बताती हैं, जहाँ पे स्टेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूव होती है, उसकी इंडिपेंडेंसी प्रूव होती है, और साथ में उस स्टेट की अथॉरिटी उसके अंदर एक्सरसाइज जो भी पावर है, पॉलिटिकल पावर है या लीगल पावर्स हैं, वो सारी उसी कंट्री की होती है। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब टेरिटोरियल सोवरेनिटी सर्व द सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पसेस, ये कई सारे पर्पसेस को पूरा करती है। अब पर्पसेस मतलब उद्देश्य। तो एक पहली बात तो आपको ये समझ में आया होगा कि टेरिटोरियल होता क्या है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी हम कहते किसको हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जो हिंदी के बच्चे हैं? राज्य क्षेत्र। राज्य, क्षेत्र, अधिकार है, क्या है? और राज्य क्षेत्र के लिखा हुआ, अंतरराष्ट्रीय विधि के राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है खाली। राज्य नहीं, जो से राज्य क्षेत्र तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हो गया ना, लेकिन जो सोवरेनिटी है वो क्या है? संप्रभुता बोलते सर। संप्रभुता। तो राज्य क्षेत्र संप्रभुता कहते हैं इसको हिंदी में। तो राज्य क्षेत्र संप्रभुता का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे पाकिस्तान है, जितना भी पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जो हमें दिखता है, इसका पॉलिटिकल मैप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार ये बताइए। आप इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं हमें मैप के अंदर? इंडिया की बाउंड्री, इंडिया की टेरिटरी, जोन सी इंडियन ओशियन वगैरह। हाँ, मतलब 3 तरह की सीमाएं होती हैं हमारे कंट्री की। एक होती है हमारी लैंड पे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, वो जैसे हमारे इंडिया का जो नक्शा दिखता है, नीचे से कम है, ऊपर से बीच में बढ़ जाता है, फिर ऊपर जाके ऐसे जैसे दोनों साइड उसके हाथ फैले हुए हों इस तरीके से, और फिर ऊपर शीर्ष पर जो है कश्मीर है, इस तरह का कुछ नक्शा दिखता है। तो ये सारी जो लाइंस हैं ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई। इसके अलावा जो ओशंस हैं वो दिख रहे हैं, जो पहाड़ पर्वत हैं वो भी दिख रहे हैं, और एयर बाउंड्रीज भी होती हैं, मतलब जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी के अंदर आती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते थे उसको हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? संप्रभुता। क्या चीज़? संप्रभुता। तो राज्य क्षेत्राधिकार संप्रभुता कहते हैं इसको। इसके अंदर जो भी लॉज होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स होंगी, मतलब कानूनी कोई भी नियम कायदे रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, वो सारे जो है आपके उसी देश के लगेंगे जिस देश का है। अगर ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो और इंटरफेयर करने लगे यूएनओ, यूनेस्को या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आके इंटरफेयर करने लग जाए देश के इंटरनल मैटर के अंदर, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा इसका? सॉवरेनिटी पर इफेक्ट पड़ेगा और क्वेश्चन सोवरेनिटी पे सॉवरेन है कि नहीं है। क्वेश्चन तो उठेगा ही, साथ में उसके डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है, उसके इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी पर असर पड़ने लगेगा। इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर किसी को प्रॉब्लम होने लगती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में मान लो गेस्ट आए हैं, जब गेस्ट आते हैं तो सारा मैनेजमेंट कौन करता है? होस्ट करता है, जिसके घर में मेहमान आए वो करता है। अगर मान लो कि गेस्ट आए हैं घर में और वही सारा मैनेजमेंट करने लगे और आपको कुछ ना करने दें, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? गेस्ट ने आके क्या कर दिया? इंटरफेरेंस कर दिया, यानी कि आपकी सत्ता को छीन लिया ना आपसे ही। आपके घर में आपका नहीं चल रहा, उनका चल रहा है। मतलब क्या बनना है वो डिसाइड कर रहे हैं, क्या खाना है वो डिसाइड कर रहे हैं, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, गेस्ट रूम में कौन जाएगा कौन, ये सब वो डिसाइड कर रहे हैं। यानी कि घर आपका, सामान आपका, पलंग आपका, फर्नीचर आपका, एसी आपका, लेकिन हर चीज़ को मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा है? गेस्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसा काम गेस्ट करने लगते हैं तो उससे घर के लोगों का पीस, शांति भंग हो जाती है, सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक एक एग्जांपल देके बताओ क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसी को एग्जांपल को बढ़ा लो, जो मेहमान वाला मैंने आपको बताया, गेस्ट वाला, कैसे डिस्टर्ब होंगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होगा, आपका पीस कैसे डिस्टर्ब होगी, सोशल सिक्योरिटी कैसे अफेक्टेड होगी। सर उन्हें अब हमें अपने घर के बारे में सब कुछ पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, पर उन्हें पता ही नहीं, फिर वो वैसे ही उन्हें समझ नहीं आएगा कुछ भी। नहीं, पीस कैसे डिस्टर्ब होगा, लीगल कैसे डिस्टर्ब होगा, ये बताना है आपको। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होगा? सर वो अपने देश का कानून बताएंगे, हम अपने देश का कानून बता रहे होंगे। मतलब वो अपने देश का लॉ का मतलब ये है कि अपने घर में जैसा वो करते होंगे वो वैसा हमारे घर में करने की कोशिश करेंगे। हाँ और जी। हमारे घर का तो नियम वैसे चलता नहीं होगा। फॉर हाँ जी, तो एग्जांपल मतलब मान लो, हाँ, फॉर एग्जांपल मानो कि हम तो हैं वेजिटेरियन और वो है नॉन वेजिटेरियन। वो अपने घर का नॉन वेजिटेरियन हमारे घर में भी अप्लाई करने लगेंगे तो हमारे घर में कोई खाना नहीं खाएगा ना। तो पीस हमारा डिस्टर्ब हो गया, शांति हमारी डिस्टर्ब हो गई, भंग हो गई, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा इसी बात पर।
और लीगल कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होगा? सर जैसे कि गेस्ट ही सही, हमारे बहुत करीबी ही सही, लेकिन उनके पास हमारी एक परमिशन होनी चाहिए कि दे कैन एंटर इनटू आवर हाउस। अब वो बिना बताए आते चले जा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का ट्रेसपास हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक रॉन्ग है। हम्म। अब ये तो आपने बताया लीगल एस्पेक्ट्स है, मैं जनरल भाषा में इसको बताया था। फॉर एग्जांपल आपका अपना बेडरूम है, आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, अचानक से कोई आपका दरवाज़ा खोल दे, ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाए, आपके पलंग पे लेट जाए, तो वो आपके जो लीगल्स रूल्स हैं, आपके घर के जो नियम कायदे हैं, उनका वायलेशन कर रहा है ना वो। क्योंकि आपने अपने हिसाब से बेडरूम्स अपने डिवाइड कर रखे हैं, हस्बैंड वाइफ का अलग, बच्चों का अलग, और जो गेस्ट हैं उनका अलग, लेकिन उसने तो सारा नियम ही तोड़ दिया आपके घर का, सब कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया। तो ये लीगल रूल्स और ऑर्डर जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एक चीज़ बच गई, वो क्या बच गई इसके अंदर? अब पीस बताया था मैंने, लॉ एंड ऑर्डर बताया था, और क्या बताया था, एक तीसरा पॉइंट क्या बताया था? सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी कैसे हर्ट होगी इसके अंदर, क्या अफेक्टेड होगी? वैसे सोशल सिक्योरिटी होता क्या है? सर जो एक सिक्योरिटी होती है, एक मतलब कि कह सकते हैं एक समाज की सिक्योर रहना होता है, सेफ रहना होता है, वो चीज। अब वो लोग आए, उन्होंने देखा अच्छा पैसे रखे हैं, उठा के चलते बने, इट इज अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट। वैसे सोशल सिक्योरिटी का मतलब आप ये भी हो सकता है, ऐसे भी हम इसको मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका घर है और आपके पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको तो परमानेंट वहाँ रहना है, आप किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना की कोशिश करोगे, आप खुद सोचोगे सबसे बना के चलना है हमें, क्योंकि आपको तो परमानेंटली वहाँ रहना है। लेकिन वो लोग तो बाहर से आए, उनका कोई मतलब नहीं है किसी से, वो लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाएंगे पड़ोसियों से, दंगा फसाद करेंगे, पड़ोसी भी उनको परेशान करेंगे, वो भी उनको परेशान करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गई आपकी। अब पहले क्या होता होगा कि आपकी किसी भी दुख तकलीफ में आपके नेबर्स आपके खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब तो आपके नेबर्स आएंगे नहीं, क्योंकि उनसे आपका झगड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से एक कंट्री को अगर हम माने, उस घर की जगह कंट्री मान लें, और उस गेस्ट की जगह इंटरनेशनल लॉ को मान लें, तो अगर इंटरनेशनल लॉ अननेसेसरी हमारी कंट्री में घुसने इंटरफेयर करने लगेगा, तो ये सारे डिस्टर्बेंस जो हैं ये हो जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होंगी, सोशल सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब होगा, और क्या रह गया था हमारा सबसे पहले में, पीस। पीस भी डिस्टर्ब होगा, शांति व्यवस्था भी भंग हो जाएगी। तो ये आपको समझना चाहिए। अब हम इसके पढ़ेंगे कि इसके पर्पसेस क्या हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बोर है, मुस्लिम लॉ की तरह उतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता जितनी तरीके से मैं मुस्लिम लॉ बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देता था। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना बोर है, तो इसमें आपको खुद ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। वैसे मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा पाऊँ, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ये एग्जाम्पल याद रहें। क्योंकि जो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं वो हम एग्ज़ाम में जब आंसर फ्रेम करते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल हमारे तब माइंड में क्लिक करते हैं, और ये जो पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर, सोशल सिक्योरिटी, पीस, ये आपको वहाँ पे क्लिक करते हैं, और फिर आप एग्जाम में उस आंसर को डेवलप करके लिख पाते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे थोड़े से एग्जाम्पल देख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वैसे सब्जेक्ट इतना बोर है, ऊपर से और ज़्यादा गलत तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो अगला है इसमें पहला। सर हाँ जी। सर ये एग्जाम्पल जगह शीट भरने के लिए हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल ये? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, गेस्ट करके, कंट्री करके लिख सकते हैं। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ मतलब कंट्री करके लिख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इंटरफेरेंस बता सकते हैं, या फिर इंडिया के अंदर यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की, एशियंस की, सार्क की इंटरफेरेंस बढ़ा के बता सकते हैं। गेस्ट करके लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गवर्नेंस एंड जुरिडिक्शन, पहला इसका इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? वैसे ये जो वर्ड है पर्पस, इसका मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। अब इस लॉ के टेरिटोरियल सोवरेनिटी के पीछे उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों बोला गया कि मेरे घर में मेरा ही कानून चलना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन का लॉ मेरे घर के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो? अब मैं घर इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो जल्दी आपको समझ में आया था, कंट्री से जल्दी समझ में आता नहीं है। तो मेरे घर है, अब मेरे घर के अंदर मैं रह रहा हूँ, अपने दरवाज़ा बंद करके जैसा मैं जीना चाहूँ वैसे मैं जी सकता हूँ। कि मुझे कोई रोक सकता है उससे? कोई रोक सकता है मुझे मेरे घर में मेरी मर्जी से जीने बिल्कुल से? नहीं सर। नो सर। सिर्फ एक ही कंडीशन में रोक सकता है, जब मेरी किसी एक्टिविटी से पड़ोसी इफेक्ट हो जाए।
जैसे बहुत ज़्यादा मैं डीजे बजाऊं, शोर करना शुरू कर दूं, तो नॉइज़ पोल्यूशन के चक्कर में पुलिस आके मुझे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब तक मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी वॉल बाउंड्री के अंदर मैं कुछ भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी को। मैं चाहे कैसे ही भी जी सकता हूँ, वो मेरी अपनी आज़ादी, मेरी अपनी फ्रीडम है, तब तक मैं रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन ना करूँ। तो उसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ भी है। जब तक आप इंटरनेशनली किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं कर रहे, तब तक आप अपनी कंट्री में कोई भी लॉ बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हो तो तुरंत आ जाएगा, यूएनओ आ जाएगा, कहेगा ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दिया, ये लॉ नहीं चलेगा जी, हटाओ इस लॉ को। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हम शोर करेंगे घर के अंदर, तो पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस होगी, तो तुरंत पुलिस को बोल देगा, पुलिस हमारे घर में आ जाएगी, कहेगी भाई ये नहीं चलेगा, आप इतना शोर नहीं कर सकते, डीजे बजाना है तो उतनी आवाज़ बजाओ कि आपके घर की चार दीवारी में रह जाए। मुझे बहुत तेज तेज गाने का शौक है, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, और मैं बालकनी में खड़ा होकर तेज तेज गला फाड़ के चिल्ला के गाना गाने लगूँ कि मैं तो अपने घर में गा रहा हूँ, दूसरे को क्या परेशानी है। तो पड़ोसी मेरी कंप्लेंट कर सकता है। यस Yes, sir. क्यों कर सकता है? रीज़न? Noise pollution. हाँ, पीस, वायलेशन ऑफ पीस। मतलब अभी हम एग्जांपल तो वो सही है आपका कि नॉइज़ पोल्यूशन है, लेकिन अभी हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे वायलेशन ऑफ पीस हो रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है। अब ये बालकनी में खड़े होकर गाने का मतलब ये है कि जैसे एक देश है अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ऊपर जाकर कोई भी सेना लगा दे, टोपे बंदूकें तैनात कर, मतलब कर कुछ नहीं रहा है, वो सिर्फ कर रहा है, तो इससे पीस डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसमें किसका इंटरफेयर हो जाएगा? डायरेक्टली कौन आ जाएगा? फिर यूएनओ आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, पूछेगी इतना सारा आर्मनेशन क्यों लगा दिया आपने जी इस बॉर्डरी पर, इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का बस ये मतलब था इस एग्जाम्पल से कि बालकनी में खड़े होकर गाने का मतलब ये होता है कि वो पड़ोसी के बिल्कुल करीब है। तो पहला है इसका गवर्नेंस एंड जुरिडिक्शंस, पहला पॉइंट है इसका गवर्नेंस एंड जुरिडिक्शंस। तो दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब बताइए, गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट जो होंगे वो हिंदी में बता दें एक बार, क्योंकि हिंदी में मुझे थोड़ा सा कम वर्ड्स के मीनिंग याद रहते हैं, मुझे देख के बताना पड़ता है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि कानून बनाना, अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शंस। और गवर्नेंस मीन्स शासन करना, मतलब सरकार होगी सर, रूलिंग, रूल्स करना, रूल करना, शासन करना। तो गवर्नेंस और जुरिडिक्शन के अंदर भी आपका टेरिटोरियल एक्सपेक्ट्स जो है वो शामिल है। क्यों शामिल है, अभी रीज़न बताइए इसका। सर क्योंकि जहाँ पर टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात होगी वहां पर गवर्नेंस तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि सोवरेनिटी और गवर्नेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। सोवरेन स्टेट सोवरेन होता है, वैसे ही गवर्नेंस चल रही है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन की जहाँ बात होगी वहां पर होगा क्या दायरा सेट हो रहा है, जहां तक बाउंड्रीज आ रही है और मतलब सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो एक मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हो गया, रेगुलेशंस आ गए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो गया एक टेरिटरी के अंदर। टेरिटरी इज अ जुरिस्डिक्शन। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर आ रहे हैं ये सब चीजें कहाँ से आती है? गवर्नमेंट से आती है, स्टेट से आती है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नेंस पार्ट। एग्जैक्टली इसमें क्या है, जैसे गवर्नर जुरिडिक्शन दोनों सोवरेन का ही तो पार्ट है। सोवरेनिटी जिसको हम कहते हैं, संप्रभुता जिसको कहते हैं, वो है सम और प्रभु और उसका आधिपत्य, इसे कहते हैं संप्रभुता, यानी कि एक व्यक्ति का शासन। जैसे पहले भगवान होते थे तो भगवान का शासन, भगवान राम के जैसे राज्य था, तो भगवान राम की संप्रभुता थी उनके राज्य के अंदर। तो राज्य कैसे चलाएंगे? राज्य चलाने के दोनों चीज़ चाहिए ना, गवर्नेंस भी चाहिए, गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था, और जुरिडिक्शन चाहिए, जुरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, जहाँ तक आपका रूल जाएगा। तो रूल आपका कहाँ तक जाएगा? अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी कानून पास करे तो उसका जुरिडिक्शन क्षेत्र का क्या होगा? पूरा इंडिया होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं, जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तब क्या था जुरिडिक्शन? कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में इंडिया का रूल होता था। मतलब कोई भी लॉ अगर इंडियन गवर्नमेंट पास करती थी तो वो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी था, अलग से फ्लैग भी था जम्मू कश्मीर का। वहाँ पे नेशनल फ्लैग के साथ जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग लगाना कंपलसरी था, जो अब बंद हो गया आर्टिकल 370 हटते ही। अब जो भी लॉ पास करेगी गवर्नमेंट वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में पास होगा।
मतलब एप्लीकेबल होगा। दूसरा पॉइंट इसका आता है सिक्योरिटी और डिफेंस। तो सिक्योरिटी और डिफेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब सर क्या? अपने देश की रक्षा करना, मतलब सैनिक द्वारा सुरक्षा, करना, हाँ सुरक्षा करना। सिक्योरिटी मतलब रक्षा, शांति बनाए डिफेंस भी रखना, सुरक्षा ही होता है। शांति बनाए रखना। तो सोवेरेनिटी से क्यों रिलेटेड है ये? मतलब जो हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल सोवेरेनिटी की बात कर रहे हैं हर जगह, तो इसके अंदर कैसे ये, तो अधिकार क्षेत्र का जो संप्रभुता है उसके अंदर कैसे आता है सिक्योरिटी और डिफेंस आपका? सर कोई अनदर स्टेट आके हम हमारी स्टेट पर हमला ना कर दे, मतलब दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पर हमला ना हाँ कर देखो, दे, रोल ना बना ले कोई। हमें अपने घर में शांति से रहने के लिए अपने घर के दरवाजे मजबूत करने पड़ते हैं ना, करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं? यस सर। लोहे के गेट लगवाते हैं, स्टील के गेट लगवाते हैं, इंटरलॉक लगवाते हैं, ताला लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करते हैं, लोहे की ग्रिल लगवाते हैं। ये सब क्यों लगवा रहे हैं? क्या हमारे इलाके में सारे चोर थोड़ा रहते हैं? लेकिन क्यों लगाते हैं हम ऐसा? क्या रीज़न है? सिक्योरिटी पर्पस सर। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये सिक्योरिटी और डिफेंस, रक्षा तो हमें अपने घर की खुद ही करनी पड़ेगी ना। अगर हम अपने घर की रक्षा खुद नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे घर से कुछ भी उठा के ले जाएगा, चोरी कर लेगा, हमारा नुकसान कर देगा। तो उसी तरह से कंट्री भी है, कंट्री को भी दोनों चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है, सिक्योरिटी भी और डिफेंस भी। ये सारे पॉइंट जिनके पास मेरे नोट्स नहीं है वो लिखते रहें, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जिनके पास नोट्स हैं मेरे, जिन्होंने ले रखे हैं, उनको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये जो वर्ड है रिसोर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये बताइए? संसाधन। संसाधन। प्रबंधन। और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इसके अंदर आ गया? जबकि हम तो बात कर रहे हैं टेरिटोरियल सोवेरेनिटी की, जिसमें संसाधन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें संसाधन आ रहा है। क्यों आ रहा है? रीज़न? लोगों की नीड्स के लिए खाना, जल, पानी, ये चीजें, हवा, हाँ। तो ये मिले। और इसके अलावा प्रीशियस कोई मेटल है, पेट्रोल है, ऑयल है, ये हमारी कंट्री के अंदर से अगर निकलता है तो ये हमारा ही तो है। इस रिसोर्स का हमने मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, इसको ठीक से प्रबंधन करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका हम ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो केरला में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो मतलब नॉर्थ इंडिया तक चल कर आएगी नहीं, वो केरला में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करते हैं, पूरी कंट्री के अंदर वो चीज़ अवेलेबिलिटी बनी रहे। मतलब ऐसा नहीं होता कि कश्मीर में अगर सेब पैदा हो रहा है तो वो दिल्ली तक नहीं आ पा रहा, वो दिल्ली तक आता है ना सेब, जो कश्मीर में होता है वो सेब दिल्ली तक चल कर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो रिसोर्स का मैनेजमेंट है वो इक्वल रहे, सभी को वो चीज़ें मिलती रहें, एबिलिटी बनी रहे। नासिक का जो प्याज है वो दिल्ली तक चल कर आता है। तो ये सारा रिसोर्स का हो रहा है। ये तो हो गए वो रिसोर्स जो ट्रेड से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जैसे हमारा जो कोल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, या फिर हमारा गोल्ड भी इंडिया में होता है, अगर आपको पता हो तो सोना भी निकलता है इंडिया के अंदर। वैसे मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कौन सी जगह पे निकलता है, किस स्टेट में, पर इंडिया के अंदर गोल्ड भी होता है। नहीं नहीं, नदियों में से कभी गोल्ड नहीं निकलता। गोल्ड कहाँ से निकलता है ये बताओ चलो? गोल्ड माइंस होती हैं। हाँ जी। अच्छा, और कुछ? जैसे हम लोग बहुत थक जाते हैं गर्मी में, जब हमारे शरीर से पसीना आता है, ठीक है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो ऐसे जब पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, जो पुराने टाइम के पहाड़ हैं, वो जब स्वेट करते हैं तो वो गोल्ड निकलता है उसमें से। सो ये झारखंड में शायद है। ये हमारे इंडिया में एक जगह है, मुझे एग्जैक्ट अभी लोकेशन याद नहीं, आप सर्च करोगे गूगल पे कि गोल्ड कहाँ फाउंड होता है इंडिया के अंदर, तो आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। और इंडिया, हाँ, तो जैसे स्वेटिंग करते हैं हम लोग, तो इस तरह से पहाड़ को जो स्वेट होता है तो उससे सोना निकलता है। और डायमंड कहाँ निकलता है वो तो आपको पता ही है, कोल माइन में से निकलता है डायमंड। तो अगला पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन। सोवरेन कंट्री जो भी है वो दो चीज़ों पे ध्यान देती है। एक तो डिप्लोमेसी पे, उसके डिप्लोमेटिक पॉलिसी के जो होती है वो क्या कहते हैं इसको हिंदी में, राजनीतिक संबंध, नहीं राजनयिक संबंध, और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो क्या होते हैं ये बताइए? सर
सर एक्चुअली जो ह्यूमन सोसाइटी होती है उसका ये रूल होता है कि हर इंसान अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकता है। इंटरडिपेंडेंस इज द की। तो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और यहीं से आता है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या हेल्प मिलती है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज के रूप में लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एज अ लॉ भी अडॉप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जांपल। तो डिप्लोमैट्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर डिप्लोमैट्स हैं, वो दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स हो गए, उनके जो मतलब एजेंट्स हो गए। तो यहाँ से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टिसिपेट भी हम कर सकते हैं, और स्पेशली जो आर्टिकल 51C कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल। देखो डिप्लोमेसी, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे घर का एग्जांपल लेके चलो उसी तरह से लें, तो हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार बना के रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पार्किंग की बात आती है तो हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि पड़ोसी की गाड़ी भी खड़ी हो सके। दोनों मिल के एडजस्टमेंट करके अपनी गाड़ी लगाते हैं। अगर हम उसके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे तो वो हमसे झगड़ा करने लगेगा। लेकिन अगर हमारा रिलेशंस अच्छे होंगे, हार्मोनाइजेशन होगा, रिलेशन बढ़िया होंगे, मिलनसार व्यवहार होगा हमारा, तो हम उसके घर के आगे गए, उसके लोग गेट पे लगा रहे तो भी वो हमें शायद झगड़ा ना करे, हमें बोल ही दे सिर्फ। तो ये सब क्या है, हमारे रिलेशन है। उस तरह से कंट्रीज़ के भी आपस में रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। जैसे जब ट्रेडिंग रिलेशंस तो होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो तो अलग रिलेशंस है। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और ज़्यादा व्यवहार आते हैं, जहाँ पे हम कस्टम्स का, रिलीजन, ये अपना जो स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका एक्सचेंज भी करते हैं कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा जैसे हम अपना जब 26 जनवरी मनाते हैं तो किसी ना किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना। इस बार इटली की कोई आई थी ना, कौन थी इटली की प्राइम मिनिस्टर थी शायद, इटली की आई थी शायद इस बार। तो हम लोग हर बार किसी न किसी चीफ गेस्ट क्यों बुलाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ताकि हम अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते उनके साथ डेवलप कर पाएँ। क्योंकि अगर हमारे पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें और हमारे देश के अंदर आएंगी। उनकी बेटर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज़ है जो वहाँ होती है हमारे देश में नहीं होती, वो सब चीज़ इंडिया आने के लिए रास्ता मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा अच्छे रहने चाहिए, स्पेशली पड़ोसियों से अच्छे रहने। जैसे हमारे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। साल में आपको शायद पता भी नहीं लगता होगा कि 12 महीने के अंदर वो शायद मेरे ख्याल से 40-50 बार तो फायरिंग कर ही देते होंगे। मतलब हर महीने में 3-4 बार फायरिंग कर देते हैं वो, और दोनों तरफ से गोलियां चलती है और बहुत सारे सैनिक शहीद होते रहते हैं, जो हमें पता भी नहीं लगता है, लेकिन होता है ऐसा चीज़। मोटरार फेंकते हैं, वो मोटरार समझते हैं ना क्या होता है, जो बॉर्डर के गाँव में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के शिकार होते हैं। मोटरार सुना है आपने कभी? नो सर। पाकिस्तान की साइड से फेंके जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का वो होता था ना, क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र, वो देखा है आपने? हाँ सर। वो कैसा दिखता है सुदर्शन चक्र? राउंड होता है। उसमें ब्लेड 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 लगे होते हैं चारों तरफ, यही मानो ना उसको। तो इसी तरह के मोटरार होते हैं जो इसी तरह के शेप के होते हैं। इनको बॉम्ब के साथ फेंका जाता है और ये घूमते हुए आते हैं और जिसको भी लगते हैं उसको फाड़ देते हैं, मांस ख़त्म कर देते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। शरीर के अंदर एंटर भी कर जाते हैं, इतनी स्पीड से इनको फेंका जाता है कि वो मांस चीर कर शरीर के अंदर घुस जाते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। तो जितने भी बॉर्डर एरिया के अंदर गाँव होते हैं उनको हमेशा नुकसान इन्हीं से ज़्यादा होता है। उनके घर की दीवारें नुकसान हो जाती हैं, झोपड़ियों की छत होती है, वो सब नुकसान हो जाता है इन्हीं वजह से। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे रिलेशन के साथ कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। उसी तरह से अगर हम श्रीलंका के साथ देखें तो वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके रिलेशन हमारे अच्छे हैं। नेपाल की तरफ देखें तो बॉर्डर ही ओपन कर रखे हैं हमने, इतने ज़्यादा मधुर रिश्ते हैं। चाइना की तरफ देखें तो वहाँ पर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन है वहाँ पर भी, लेकिन इतनी नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब हम जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी तो होंगे, एक्सेप्शंस भी होंगी उसकी। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे ये रूल्स जो है टेरिटोरियल का एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ इंडिया में घुस जाता है और एप्लीकेबल भी हो जाता है। वहाँ पे सोवेनिटी वाला रूल चलता नहीं। तो पहली एक्सेप्शंस क्या है इसकी? सेल्फ डिफेंस, यूज़ ऑफ फोर्स। जहाँ पे सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए या यूज़ ऑफ फोर्स की बात आ जाए, फोर्स के यूज़ करने की बात आ जाए, तो वहाँ पर आपका जो इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाता है इंडिया के अंदर भी। मतलब हमारी अपनी कंट्री के अंदर भी इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो अभी आपने लेटेस्ट अपडेट सुना होगा कि यूक्रेन की तरफ से नेटो जो है वो लड़ने जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड उसको प्रेशराइज कर रहा है बहुत ज़्यादा और अमेरिका का भी समर्थन है, क्योंकि ये दोनों कंट्री जो हैं उनके रशिया से बनती नहीं है।
तो इस वजह से यहाँ पर जो माहौल है वो ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर जाके लड़ेंगे, यूक्रेन की साइड से लड़ेंगे। तो जहाँ पर भी सेल्फ डिफेंस का मुद्दा हो जाए तो वहाँ पे इंटरनेशनल पीस के नाम पर यूएनओ शामिल हो जाता है और उनकी सेल्फ डिफेंस को प्रोवाइड कराने लगता है। जैसे जैसे यूक्रेन कह रहा है कि उसको रशिया से बचाना चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस का मामला है यूक्रेन का। यूज़ ऑफ फोर्स का, रशिया जो है अपनी फोर्स यूज़ कर रहा है उसको कब्जा करने के लिए यूक्रेन को, और वो चाहता नहीं है ऐसा, तो नेटो उसमें शामिल हो जाता है। अब है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या होता है? मानवता आधारित। मानवता आधारित जो हस्तक्षेप होता है वो, तो मानवता के आधारित हस्तक्षेप का मतलब है अगर कोई भी ऐसा लॉ हम अपनी कंट्री में बना दें जो वायलेट कर रहा हो ह्यूमन राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता हो, ऐसे लॉ को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे देश के अंदर एंटर कर सकता है, अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके ऐसे लॉ को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा है आपका कंसेंट एंड इन्विटेशन। कंसेंट करना, कंसेंट होता है, कंसेंट मीनिंग क्या होता है वैसे? ये जो वर्ड है कंसेंट, किसी बात सर टू को अलाउ। खत्म करना, मतलब सहमति देना। टू अलाउ, दोबारा बताना। सर कंसेंट देना मतलब अलाउ करना किसी चीज के लिए, कि हाँ मतलब परमिशन देना। मतलब रजामंदी देना, यस सर। ये कंसेंट हो गया। तो कंसेंट करना या इनविटेशन देना, कई बार कंट्रीज़ जो होती हैं खुद इनवाइट करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपकी ज़रूरत है हमें, आप आइए और हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करें, हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ख़त्म करके वो एंटर करते हैं अंदर। ये एशियन जो है, सार्क जो है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के काम करती हैं। ये इसके कई रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री बेस बनाने के लिए, मान लो चाइना से लड़ाई हो जाती है, चाइना और मान लो इंडिया की लड़ाई हो गई, मान लो इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई, या चाइना अमेरिका की लड़ाई हो गई, तो अमेरिका को इतनी दूर से हमला करने के लिए टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा, बेस बनाने के लिए इंडिया से मदद मांगेगा। तो इंडिया अगर जैसा वो अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, तो इंडिया से बेस और पाकिस्तान से बेस बनाया था ना अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो दोनों जगह से बेस बना के उन्होंने उड़ान भर के जो अपने फाइटर प्लेन वगैरह भेज के इनको ख़त्म किया अफ़गानिस्तान के अंदर से, लादेन की जो भी थी आतंकवादी, जब उसका वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो कांड हुआ था उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं जब मिलिट्री बेस बनाना होता है तो कंसेंट इनविटेशन दे देता है, कंट्री खुद ही बोल देता है या बुला लेता है उसको। या फिर आपका कोई इंटरनेशनल पीस मेकिंग मिशंस होता है उसके अंदर इंटरनेशनल पीस, हाँ ये भी हो गई। हाँ, उसके अंदर भी ऐसा इनविटेशन देके जो है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को ख़त्म कर देते हैं आपकी। या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मानवता आधारित कोई असिस्टेंट की ज़रूरत होती है तब, मान लो देश में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से हमारे 8-10 राज्य इफेक्टेड हो गए और बहुत सारे लोग मर गए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा देश नहीं संभाल पा रहा होता है, तो हम मदद मांगते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो लोग आते हैं हमारे कंट्री के अंदर और हमारी पॉलिटिकल टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ख़त्म करके एंटर करते हैं और उनका फोर्स, उनके रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होने शुरू हो जाते हैं। अब है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। कस्टमरी तो कस्टम से जुड़ा हुआ है, तो कस्टम से जुड़े हुए जो भी लॉज हैं उसमें कई बार ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं जो इंडिया में इंटरफेयर करती हैं, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर जो फंडेड होते हैं दुबई से, दुबई से उनको फंड आता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? कस्टम सेम है उनके आपस में। अब है रीजनल इंटीग्रेशन एंड सुपर नेशनल बॉडीज़। ये बताइए, रीजनल इंटीग्रेशन, कभी रीजनल इंटीग्रेशन करना हो यानी कि जो हमारा रीजन्स है, जो हमारा क्षेत्रवाद है, उसकी एकता करनी है, मतलब इकट्ठा करना है उसको, तब हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली जाती है। तो ये हो गया आपका। एक और है जस कॉगन्स नॉर्म्स। ये मीनिंग क्या होता है? ये एक लैटिन मैक्सिम है। यहाँ पर बताया है कि हायर स्टेटस अदर देन अदर नॉर्म्स, यानी कि जिसका स्टेटस बड़ा होता है उसके साथ नॉर्म्स जो होती हैं, मतलब रूल्स जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि आज इसी क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग गया है। असाइलम शुरू करेंगे लेकिन हो सकता है ख़त्म ना हो पाए। बताइए किसके कोई डाउट हैं आपको? नो सर। तो अब एग्ज़ाम में अगर आ गया तो लिख लेंगे आप, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही काफ़ी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला है अजाइलम। अजाइलम क्या होता है वैसे? वर्ड जो है ये अजाइलम, इस वर्ड का मीनिंग क्या है?
क्वेश्चन नंबर 11 है ये असाइनमेंट के अंदर, 11। Sir, this means protection of refugees. अजाइलम मतलब होता है शरण लेना, घर मांगना। मैं शरण भाषा में आपको बताया था। अजाइलम मतलब होता है शरण, शरण। शरण समझते हो क्या होता है? शेल्टर सर। हाँ, शेल्टर मतलब छत होनी चाहिए और ज़मीन भी होनी चाहिए, दीवारें होनी चाहिए, वो शेल्टर हो गया। तो जो हमसे शरण मांगता है उसे अजाइलम कह देते हैं। अब आपने शरणार्थी तो सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है। तो आपको क्या पता है इसके बारे में? पहले आप लोग बताइए कि आपकी नॉलेज क्या है। शरणार्थी उसको कहा जाता है जिसको शरण दी जाती हो, मतलब अपने पास रखा जाता है उसको सेफली। उसको किसी खतरे से बचाने के लिए हम शरण दे देते हैं, उसे शरणार्थी कहते हैं। और कुछ? सर जैसे नीलम मोदी को मिली हुई है शरण। नीरव मोदी को मिली, वो शरणार्थी नहीं, वो तो रेजिडेंस है वहाँ का। सर जैसे दलाई लामा सर जब चाइना एक से आया था राज्य इंडिया दलाई में। लामा को बोलिए शिल्पी। सर जब एक राज्य पे किसी पर्सन पे अत्याचार जब परेशान हो जाता है वहां की सरकार से, जब वो दूसरे राज्य में आता है, वहां से वहां उसे मतलब दूसरे राज्य में की शरण लेता है, उसको अशालम कहते हैं। आपको इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल दलाई लामा का है। दलाई लामा को सर किसने एक शरण दी और है, थी? कोलंबिया वाला भी एक और इंडिया है। सर जो चाइना से आया था। हाँ, और अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल चाहिए तो परवेज मुशर्रफ भागकर कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान से। उनकी डेथ कहाँ हुई है परवेज मुशर्रफ की? किस कंट्री में हुई है? ये तो पता है ना परवेज मुशर्रफ कौन है? पाकिस्तान का। जनरल, जनरल था पहले आर्मी का, और बाद में वो देश का प्रेसिडेंट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन को उसने अपने लिए बदल दिया। मतलब वो इतना चालाक था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने हिसाब से बदल डाला। और लेकिन जब उसके बाद उसकी सत्ता हिली और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, तो उसने क्या किया फिर? छोड़ के भाग गया वहाँ से। और भागने के बाद क्या हुआ? उसने दूसरे देश के अंदर शरण ले ली, जिसकी वजह से मतलब उसकी डेथ भी उसी कंट्री में हुई। और अभी जो मरा है वो क्या नाम था उसका, जिसकी पार्टी की सरकार है अभी पाकिस्तान में इस समय, किसकी सरकार है? शाहबाज हुसैन ऐसे कुछ नाम है ना उसका। उससे पहले कौन था वो, उस पार्टी का जो लीडर था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ कितने टाइम तक बाहर रहा था अपनी कंट्री से? कितने सालों तक बाहर रहा था? ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, कुछ बोलना है अंजलि, बताइए। नवाज शरीफ अपनी कंट्री से काफ़ी सालों तक बाहर रहा था। इस वजह से रहा था क्योंकि उसको वहाँ पे खतरा था। पॉलिटिकल अजाइलम लिया था उसने, इसे कहते हैं पॉलिटिकल अजाइलम। जैसे अभी उस कंट्री पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी? माइक आप अपना म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछना है तो बोलिए। सर ये हनन क्या होता है? हानन मतलब छीनना, नुकसान करना। अभी कंट्री के अंदर अगर आपने सुना होगा तो एक वो क्रिकेटर है ना जो पीएम था अभी, क्या नाम था उसका पाकिस्तान का जो है? इमरान खान। इमरान हुसैन। खान। इमरान हुसैन है, इमरान खान है? हाँ, खान। इमरान खान। इमरान खान को इस समय पॉलिटिकल सोवरेनिटी चाहिए ना। क्यों चाहिए? पॉलिटिकल अजाइलम चाहिए, पॉलिटिकल शरणार्थी चाहिए उसको। क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा खतरा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जान को खतरा है। उसके उसको पीछे हमला जो भी हुआ था। शाहबाज हुसैन की जो गवर्नमेंट बनी है, नया जो प्रधानमंत्री बना है, उसने उसको टेररिस्ट भी अनाउंस कर दिया, सब कुछ बोल दिया। उसकी पार्टी को भी ख़त्म करने के चक्कर में इतना सारा दंगा फसाद भी हुआ। तो वो चाहे तो किसी भी कंट्री से शरण मांग सकता है। अब जो पॉलिटिकल असाइलम होता है उसके दो रीज़न होते हैं। एक, उस व्यक्ति को उस देश के अंदर खतरा हो पॉलिटिशियन से, मतलब उसने कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी हो या ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर दी हो जिससे सारे लोग उससे नाराज़ हो जाएं। पॉलिटिकल लोग नाराज, कंट्री नाराज़ नहीं होती, पॉलिटिकल लोग नाराज़ होते हैं। तो वो किसी भी कंट्री से पॉलिटिकल असाइलम मांग सकता है। तो पॉलिटिकल असाइलम होता है राजनीतिक शरण लेना, मतलब राजनीति की वजह से शरण ले लेना। तो ये आप एग्जांपल अगर दोगे ना करंट वाला तो ज़्यादा अच्छा है, आपको याद भी रहेंगे। और जितने ये बुकिश वाले लैंग्वेज बहुत सारे हैं वो याद रहते नहीं हैं। तो अजाइलम क्या है? रेफर्स टू द प्रोटेक्शंस ऑफ द रिफ्यूजी गारंटेड बाय अ कंट्री टू इंडिविजुअल
who are feeling the persecution, violence or the human right abuses in their home country। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उसके अपने राज्य के अंदर, अपनी होम कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर खतरा हो, दंगे से खतरा हो, उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा हो, या वो अपने आप को सिक्योर महसूस ना कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरी कंट्री से जिसमें भी वो जाना चाहे उससे उससे अजाइलम मांग सकता है, शरण मांग सकता है। तो जब वो शरण मांगेगा तो उसे कहेंगे वो एप्लीकेशन दे रखी है उसने, वो शरण के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब उसकी शरण अप्रूव हो जाएगी और वहाँ चला जाएगा तो वो शरणार्थी कहलाएगा बाद में। कुछ पूछना है तो पूछो अंजलि। The right of the individual to seek the safety and the protection in the another country when their own government is unwilling to provide them adequate security and respect for their fundamental right। जहाँ पर उसकी खुद की कंट्री उसको पॉलिटिकल सिक्योरिटी और उसकी जान की मतलब पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी देने में नाकाबिल हो, मतलब पूरी तरीके से एबल ना हो उसको सिक्योरिटी देने के लिए, वहाँ पर वो दूसरी कंट्री से अजाइलम मांग सकता है, सिक्योरिटी मांग सकता है। तो पॉलिटिकल अजाइलम और रिफ्यूजी अजाइलम दो तरह के होते हैं। पॉलिटिकल तो मैंने आपको समझा ही दिया, रिफ्यूजी होते हैं जैसे अभी हमारे अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया आए हैं और कुछ इंडिया लेके भी आई है। जैसे बहुत सारे सिख भाइयों को प्लेन के थ्रू इंडिया ने मतलब अपने देश में बुलवाया, हालांकि है तो वो अफ़गानी सिटीजन ही, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारों में वो सेवा कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे, लेकिन स्पेशल प्लेन भेजकर उनको इसलिए मंगाया क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन इंडिया से है, और इंडिया से कनेक्शन होने की वजह से इंडिया उनको अपना मानता है। तो इंडिया ने उनको तुरंत शरण दे दी, शरणार्थी घोषित कर ले लिया। अब शरणार्थियों के अंदर क्या पॉलिसी है ये बताइए थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल एक अफ़गानी फैमिली है जिसको इंडिया ने तालिबान से बचाने के लिए यहाँ पे शरण दे दी, अप्रूवल दे दी है, वो इंडिया आके रहने लग गए। इंडिया में किसी भी स्टेट में वो रह रहे हैं, तो क्या वो नौकरी कर सकते हैं? क्या उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं? क्या वो यहाँ पर किसी भी तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? क्या वो वोट दे सकते हैं? या और भी तरह के कोई राइट हैं उनके यहाँ पर? जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई जॉब कर सकते हैं ये लोग? सर राइट तो सबके Yes, sir. सेम होते हैं, तो वो कहीं भी रहे। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है जब अफगानिस्तान से लोग आए हैं वो नौकरी भी कर सकते हैं यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद भी सकते हैं। वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो अच्छा, इंडियन नहीं, क्योंकि वो वोट को छोड़ के बाकी सारे राइट हैं उनके पास। मतलब बस जॉब वगैरह तो करेंगे ना, तो यहाँ रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके, और कोई किसी का और ओपिनियन बताइए इशिका। सर जितना मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स जैसे कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक जाता है सिटीजन्स के लिए, एक जाता है नॉन सिटीजन्स के लिए। तो जो नॉन सिटीजन वाला पार्ट है फंडामेंटल राइट का, वो राइट वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आर्टिकल जैसे 21 हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, ये सब चीज़ें वो एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, मैं जो पूछा आपसे, वो जॉब कर सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो मकान ज़मीन खरीद सकते हैं, वो गाड़ी वगैरह स्कूटी कार ये सब खरीद सकते हैं कि नहीं? वो घर मकान नहीं खरीद सर, वो सकते हैं? नहीं नहीं, खरीद सर नहीं सकते, खरीद उनके पास सकते हैं। राइट्स नहीं है सर, क्योंकि वो सिटीजन्स नहीं है हमारे। वो जॉब कर सकते हैं? नो सर। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो उनका खर्चा कौन चलाएगा भाई? उनके घर सर परिवार को प्राइवेट राशन जॉब कौन? कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी शरणार्थी आते हैं इंडिया या फिर इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में जाते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई जॉब करने का राइट नहीं होता, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट उनके हिसाब से पैसा देती है, हर महीने उनको पालती है। शरणार्थियों को सैलरी की तरह पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट, जितने उनके खर्चे होते हैं। उनके घर मकान का किराया गवर्नमेंट देती है, उनको राशन गवर्नमेंट देती है, उनको सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के मेहमान हैं। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा? ह्यूमन राइट है, मतलब मानवता भी तो कोई चीज़ है कि फ़ायदा ही सब कुछ देखेंगे। वो हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से कोई काम थोड़ा करवाते हैं। हाँ, मेहमान भी तो एक टाइम के लिए आते होंगे, तो परमानेंटली आके जाएंगे तो कैसे होगा? लेकिन ऐसा ही है, इंडिया की पॉलिसी ऐसी है। अभी तक अफगानी हैं, कितने सारे अफगानी देखो इंडिया में रह रहे हैं, सबको गवर्नमेंट पाल रही है, सबके बच्चों को, लेकिन इनको कुछ ही पैसा तो वो लोग को देते होंगे ना। हाँ, हमारे टैक्स का पैसा देते हैं, लेकिन इसमें भी एक कमी भी है। देखो कमी क्या है
ये लोगों के बच्चे फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, इनको किसी भी स्कूल में एडमिशन का कोई राइट नहीं है। इनको यहाँ पर अगर कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज़ लेनी होगी तो उसके लिए इनको अपना पैसा लगाना पड़ता है, मतलब वो गवर्नमेंट नहीं दे रही इनको। सिर्फ गवर्नमेंट क्या दे रही है इनको, रहने के लिए व्यवस्था करवा रही है, खाने के लिए पैसा दे रही है हर महीने का, वो गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे जैसे 7 साल तक ये ना तो कोई जॉब कर सकते हैं, ये ना तो किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पार्ट हो सकते हैं, इवन अपना अफगानिस्तान का जो पैसा लेके आए हैं वो भी खर्च नहीं कर सकते इंडिया में ही। इनके पास राइट नहीं है ऐसा कोई भी, घर मकान प्रॉपर्टी कार स्कूटी बाइक गाड़ी कुछ नहीं खरीद सकते ये लोग, सब सर तो बैन है इनके। इंडिया का नेशनलिटी ले सकते हैं ये लोग? इंडिया के नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लेके आई थी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर अजाइलम वाले जो शरणार्थी जो हैं वो नागरिकता मांग सकते हैं, यदि वो मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं है तो मांग सकते हैं, मुस्लिम नहीं मांग सकते, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब मांग सकते हैं। सर जैसे कि आपने बोला कि ह्यूमैनिटी के बेसिस पे इंडिया हेल्प करता है, उस चीज़ से मैं एग्री कर रही हूँ विदाउट एनी ऑफेंस। लेकिन सर इसका अगर हम एक बहुत प्रैक्टिकल साइड देखें तो वो ये भी है कि हेल्प करके कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करना भी हमारा एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग है। हम्म, एक नाम फैल, जैसे कोविड के टाइम पे इतनी सारी वैक्सीन दी थी इंडिया ने। हाँ, और बहुत सारे लोगों को पैसा, और बहुत सारी जो कंट्रीज उनको पैसा भी तो दिया था इंडिया ने, कई हज़ारों करोड़ रुपए। सर तो कहीं ना कहीं इंडिया का फायदा है एट अ प्रैक्टिकल साइड। हाँ वैसे फ़ायदा है लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं। आई एक बात एग्री। और देखो, जितने अफगानी इंडिया आते हैं ना वो सारे कनाडा भाग जाते हैं। वो इंडिया में कम टाइम रहते हैं, यहाँ पे रहते रहते वो कनाडा के लिए लगाते रहते हैं, मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन लगा देते हैं कि हम शरणार्थी हैं, हमें कनाडा चाहिए रहने के लिए, और कनाडा में जैसे ही अप्रूव होता है उनको वो फटाफट कनाडा भाग जाते हैं। तो रीज़न क्या है, वो इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते जबकि इंडिया भी सब कुछ फ्री दे रहा है, लेकिन वो कनाडा भागते हैं, वो कनाडा भी सब कुछ फ्री दे रहा है। सर वहाँ का पॉलिसी अलग होगा इंडिया से? वो इंडिया ज़्यादा डेवलप कंट्री है ना, बस ये एक रीज़न है। तो अभी अजाइलम को हम वैसे अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको इसका हिंट तो दे ही दिया है। एक हमारा क्वेश्चन है न्यूरेमबर्ग, क्या था एक है ना ट्रायल। वो, हाँ न्यूरेमबर्ग ट्रायल, वो क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। न्यूरेमबर्ग ट्रायल, इसके लिए आपको हिटलर को समझना पड़ेगा, हिटलर को समझ जाओगे और जीयूस को समझना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को समझ लोगे तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये किया जाता है, जैसे मान लो आज हम कहते हैं हम हिंदू कंट्री बनना है हमें, तो हम एक ऑर्डर पास करते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको मार दो, जो जितने मुस्लिम मारेगा उसको अवार्ड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल था, ये ऐसा वहाँ पर हुआ था जर्मनी के अंदर। उन्होंने, जो नाजी लोग जीव्स को हाँ, मार रहे थे। जीव्स को मार रहे थे पकड़ पकड़ कर, और लॉ भी पास कर दिया हिटलर ने, तो उसके लिए जो मारेगा उसको गवर्नमेंट मतलब वो करेगी, प्रशासित करेगी, जो भी अवार्ड वगैरह देगी, ऐसा कुछ उन्होंने बता दिया। तो उसके तो अभी बाद तो जब ये, बैन है हाँ फिर ना? उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाया गया कि जिन लोगों ने, ऑफिसर्स ने ऐसा ऑर्डर दिया, ऐसा काम किया, उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की गई थी, उनको सजा दी गई, उसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल कहते हैं। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। क्लास से पहले इसको पढ़ लेना एक बार, कुछ वीडियो देख लेना है इसकी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसको करने से पहले। तो कल यही 2 क्वेश्चन हो जाएंगे कि अजाइलम वाला जो आज अधूरा रह गया, और एक ये कर लेने। कोई और क्वेश्चन आपकी तरफ से हो तो वो बता दीजिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम वही ले रहे हैं, ताकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएं। टोटल असाइनमेंट में तो मैंने 18-19 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इसमें से 8-10 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, वो तो हमें करने ही चाहिए। कोई डाउट है आज की क्लास के? सर क्लासेस को लेके थोड़ा सा सजेशन था मेरा। बोलिए। सर मैं ये चाह रही थी, जैसे कि मैंने डेट शीट देखी, बीएड वालों का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था हमारी, बीएड एलबी वालों की 17 तरह। से हैं तो उनके। हाँ जी, उनके 17 से है, तो हम एक तरीके से ये गेस कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 15th के बाद होंगे, 15 जुलाई के बाद। तो हम्म, सर मैं ये सोच रही थी कि अगर पॉसिबल हो पाए, हम टाइम भले क्लासेस का इंक्रीज़ कर दें, या फिर बहुत लेट नाइट भी मैं तो रेडी हूँ क्लास करने के लिए, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं चाह रही थी ना पूरा जो पीडीएफ आपने प्रोवाइड की है ये पूरा अच्छे से कवर हो जाए, और सारे सब्जेक्ट्स का 15th से पहले, इफ़ पॉसिबल। अभी एक हमारे इसी में टाइम लगेगा इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और एक जूरिस्प्रूडेंस में टाइम लग सकता है।
बाकी जो दूसरे 2 सब्जेक्ट बचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और मुस्लिम लॉ वो जल्दी हो जाएंगे। ऑलराइट सर। हाँ, वैसे हम इसलिए भी धीरे कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से करने लगेंगे तो शायद समझ में भी ना आए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मिल गया है तो इसको समझ लेते हैं। बाकी और भी किसी का कोई सजेशन है? अगर सब लोग ये चाहते हैं तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि 2 क्लासें और लेके इंटरनेशनल लॉ की 1 घंटे की, उसके बाद 1 क्लास लेके पूरा इंटरनेशनल लॉ कंप्लीट कर दें। मतलब जितने डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे 2 क्लास और लग कर। फिर इजी टॉपिक बचेंगे वो हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 3-4 घंटे की क्लास होगी, उसमें सारे टॉपिक हाँ कंप्लीट सर, हो यही जाएंगे। मैं कह रही थी, थोड़ा सा टाइम अगर एक्सीड हो पाए क्लास का। और बाकी अगर और बच्चे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा फास्ट मोड में करना पड़ेगा। अभी हम बहुत स्लो मोड में चल रहे हैं। स्लो मोड और फास्ट मोड में बस यही फ़र्क है कि यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपको समझा पा रहा हूँ और वहाँ पे कम डिटेल में समझा के मैं आपको जल्दी जल्दी से ओवरव्यू दे दूंगा। हर कॉन्सेप्ट मतलब हर टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। बाकी लोग कैसे क्या क्या चाहते हैं बोलिए। सर आप क्लास की टाइमिंग्स थोड़े इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि पूरी पीडीएफ सही है कि खत्म हो जाएगी तो ज्यादा बेटर है। लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना तो पॉसिबल नहीं है। एक दिन तो मैनेज कर सकते, रोज़ मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी और भी क्लासेस लगी होती हैं ना, इसलिए। एक दिन तो चलो मैंने 3 घंटे का टाइम आपको दे के कम्प्लीट करा दिया, लेकिन रोज़ आना 3 घंटे 4 घंटे देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उसे लेस टाइम दे सकते हैं। मतलब हाँ, एम ये होना चाहिए कि पूरा पूरा पीडीएफ जो आपने प्रोवाइड किए सेट ऑफ क्वेश्चंस वो सारा कवर हो जाए। वही हम कर रहे हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम वही ले रहे हैं। जो डिफ़िकल्ट हमारा मुझे लगता है जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं वो हम पहले कवर कर रहे हैं, जो समझने में टाइम लगता है। और जो हमारे इजी वाले बचेंगे वो हम एक क्लास में भी निपटा लेंगे। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट मैं मानता हूँ, जो समझने में डिफ़िकल्ट है, पढ़ने में डिफ़िकल्ट है। अगर आप खुद से उनको पढ़ने जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सब सर के ऊपर से चला जाएगा। ऐसा ही है इन क्वेश्चन के साथ कि नहीं है? यस सर। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं जो मैं आजकल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसको खुद पढ़ेंगे तो ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम दे के समझा रहा हूँ। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो बहुत ईजी हैं, जो आप खुद भी पढ़ेंगे समझ में आते हैं, उनका ओवरव्यू दे के कम्प्लीट करा दूँगा। तो अभी 2 क्लासें तो और ऐसे ही चलेंगी, उसके बाद हम वो कर लेंगे। सर आप सही कह रहे थे, 1-2 क्लास लेके ना फिर मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ उसके बाद आप। हाँ, उसके बाद जो इजी क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं ओवरव्यू दे दूँगा। 8 से 10 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही कराने पड़ेंगे आपको, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हमारे टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो इसलिए मैंने 2 क्लासें और मांगी, तो 10 क्वेश्चन हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो डिफ़िकल्ट मैं मानता हूँ, जो समझने पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर बचेगा हमारा ईजी, जो आप खुद भी पढ़ के समझ लेते हैं, उनका हम ओवरव्यू दे के कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आज 6 तारीख है, तो 7, 8 को आपका कंप्लीट होगा, 9 का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारा जूरिस्प्रूडेंस टाइम लेगा, क्योंकि वो सब लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। इस चक्कर में नहीं पढ़ा था कि बहुत सारी छुट्टियाँ आती उसके अंदर, तो सबको लग रहा था कि वो 8-10 दिन की छुट्टियाँ होंगी, उसी में पढ़ लेंगे, उसी में हो जाएगा। लेकिन अभी कितनी छुट्टियाँ होंगी ये कह नहीं सकते। अगर बीएड वाली डेट शीट को ही माने तो 17 से शुरू हो रहे हैं, 27 तक जा रहे हैं एग्ज़ाम। हमारे भी शायद ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन अभी तक हमारी डेट शीट आई नहीं है। और आज तारीख हो गई 6, लेकिन CCS है, फिर भी मैं हर बार कहता हूँ कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 3 दिन बाद ही पेपर ले लें। आज डेट शीट दें, बोले मंडे है आज डेट शीट आ गई, फ्राइडे से आपके एग्ज़ाम है या थर्सडे से आपके एग्ज़ाम है। तो CCS ऐसा भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी कर देता है, तो CCS के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी हम कल के क्लास तो करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। सर ये जो आपने कल के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया है? न्यूरमबर्ग ट्रायल और अजाइलम तो करेंगे ही। न्यूरमबर्ग ट्रायल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये नोट्स में है सर ये वाला? हाँ, नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर देख लेना, आपको मिल जाएगा न्यूरमबर्ग ट्रायल कौन सा क्वेश्चन है। थैंक यू। ये है क्वेश्चन नंबर 16 न्यूरमबर्ग ट्रायल। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में कोई दिक्कत की बात नहीं। आज भी जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है 4th सेमेस्टर के बच्चों का, वो सारा पेपर उसी नोट्स में से आया जो मैंने प्रोवाइड किया था PDF बच्चों को, या जो मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन शेयर किए थे इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से पूरा पेपर आया है। जैसे आपका एनवायरमेंटल लॉ का पूरा पेपर उसी में से आया था,
तो ये पेपर भी आपके सारे उसी में से आएंगे।